हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट बिहार। मैं अजय सर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अकाउंटेंसी का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल, साझेदारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अकाउंट का एक अहम पार्ट होता है पार्टनरशिप। लगभग 50% बुक का जो पार्ट होता है वो पार्टनरशिप ही होता है। यहाँ से आपका पार्टनरशिप स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप फंडामेंटल से। कई सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न इस सारे चैप्टर से रहता है। आपका ये फर्स्ट चैप्टर होगा पार्टनरशिप फंडामेंटल, फिर एडमिशन होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, फिर आपको डेथ ऑफ ए पार्टनर होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो ऐसे करके लगभग जो है अकाउंटेंसी का 50% पार्ट आपका ये होता है और बाकी जो है कंपनी होता है और भी चैप्टर है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपको चैप्टर का कंसेप्ट हो तो निश्चित रूप से आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है जिन लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्नों को काफ़ी इजी वे में हल कर सकते हैं। तो बिना देर किए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। चलिए ध्यान से लास्ट तक देखें। बहुत सारे विद्यार्थी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ना करें, सभी क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस बराबर होता है। आप इसे निश्चित रूप से देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही समाहित किया हुआ है। आशा करते हैं यह आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। देखिए, सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल में क्या है कि एकांकी व्यापार। एकांकी व्यापार आप समझते होंगे, ऐसा व्यापार जो एकल व्यवसाय होता है ना, जो कोई व्यक्ति जो है विशेष जो है अपना व्यवसाय चालू करता है, उससे उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए साझेदारी व्यापार की स्थापना की जाती है। साझेदारी व्यापार के संबंध में समय समय पर अधिनियम लागू किया गया, लेकिन एक संशोधित अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 को लागू किया गया और इसी को भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कहते हैं। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट और पूछा हुआ क्वेश्चन है यह कि साझेदारी से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय पार्टनरशिप। तो देखिए, जब किसी व्यवसाय का विस्तार किया जाए, विस्तार समझते हैं, जब उसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग किसी भी व्यवसाय को, जिसमें अधिक पूंजी की ज़रूरत और जोखिम सम्मिलित हो, तो एक से अधिक व्यक्ति साथ मिलकर व्यवसाय का संचालन करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े व्यवसाय में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती है, जैसे कि पूंजी की समस्या, संचालन संबंधी समस्या। तो इन सारे समस्या को दूर करने के लिए हम लोग पार्टनर्स बनाते हैं, साझेदारी बनाते हैं। वे पूंजी प्रबंध, जोखिम में हिस्सेदारी और व्यवसाय में होने वाले लाभ को बांटने के लिए समझौता करते, एग्रीमेंट। अब देखिए, इन व्यक्ति के बीच में या तो लिखित एग्रीमेंट होता है, नहीं तो मौखिक एग्रीमेंट होता है और इसी पर आधारित पारस्परिक संबंध को हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। जो व्यक्ति ठहराव करते हैं, माने एग्रीमेंट करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार, पार्टनर और सामूहिक रूप से फर्म कहते हैं। और जिस नाम से उसका कारोबार चलाया जाता है वह फर्म का नाम कहलाता है। तो निश्चित रूप से अब आप समझ गए होंगे, एग्रीमेंट हो गया दो व्यक्तियों के बीच जो समझौता, उसे अंग्रेजी में एग्रीमेंट और हिंदी में ठहराव कहते हैं। यह ठहराव जो है दो तरह का हो सकता है, लिखित भी हो सकता है या आपका मौखिक भी हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि ठहराव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, लिखित या मौखिक। ठीक है। अब है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं जिनका संचालन सभी के द्वारा अथवा उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा होता है। देखिए, जो बड़ा व्यवसाय है उसका संचालन हो सकता है कि उसमें सभी साझेदार भी सम्मिलित हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी साझेदारी का प्रबंध नियम है कि उसमें से किसी एक साझेदार को हम लोग क्या करते हैं, डिप्यूट करते हैं और उसके बदले में वह एग्रीमेंट होता है, उसको कुछ सैलरी दिया जाता है, या जो भी एग्रीमेंट होता है इंटरनल उसको दिया जाता है और उसके तहत जो है उसे अधिकार दिया जाता है व्यवसाय संचालन का। बाकी सभी लोगों की भी सहभागिता होती है, डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी की क्या विशेषताएं हैं। तो साझेदारी की देखिए मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे बड़ा इसमें अच्छा क्वेश्चन आपको फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होगा। एक साझेदारी व्यापार में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है और अधिकतम संख्या भारतीय साझेदारी अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार 50 हो सकती है। याद रखिएगा कि किसी साझेदारी व्यापार में साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 2। लेकिन अगर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार देखा जाए तो साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होती है। ये 2 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी का ठहराव, साझेदारी का गठन ठहराव के द्वारा होता है। ठहराव तो अभी आप समझ गए होंगे, एग्रीमेंट। कोई भी साझेदारी का जो गठन होता है वह निश्चित रूप से किसी न किसी एग्रीमेंट से ही होता है। यही एग्रीमेंट साझेदारों के बीच संबंध का आधार बनता है। क्योंकि मान लीजिए अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो फिर उस व्यवसाय के बारे में हम परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि कितना दिन तक चलेगा। क्योंकि आज के ज़माने में अगर एग्रीमेंट ना हो तो कब कौन पार्टनर बदल जाएगा इसका कोई न तो समय है न तो विश्वास है किसी पे। तो साझेदार के बीच का संबंध का यह आधार होता है, कौन सी एग्रीमेंट। यह जो एग्रीमेंट होता है, ठहराव होता है, मौखिक या लिखित हो सकता है, लेकिन लिखित में होना अनिवार्य नहीं है। दोनों होता है, ओरल भी हो सकता है या फिर लिखित भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हाँ लिखित ही होना चाहिए, लेकिन अगर लिखित हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट आपका है ठहराव वैधानिक रूप से मान्य व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है और उस व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट है तो निश्चित रूप से मान्य व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है और उस व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना भी होना चाहिए। दूसरा है कि एग्रीमेंट व्यवसाय में होने वाले लाभ को बांटने के लिए होना चाहिए। फर्म का व्यवसाय सभी साझेदारों के द्वारा या सबके लिए किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है। याद रखिएगा, पहले ही हमने चर्चा किया था कि कोई भी फर्म का जो व्यवसाय है या तो उसमें सभी साझेदार सहभागी हो सकते हैं या सबके लिए किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है। कोई एक जो पार्टनर होता है उसको चलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साझेदारों का अस्तित्व सदस्यों से भिन्न नहीं होता है। जो साझेदार होते हैं उनका जो उसमें रोल होता है उसके अन्य जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उससे अलग नहीं होता है। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। याद रखिएगा, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व पूछता है बार बार कि सीमित होता है कि असीमित होता है, तो अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि कौन साझेदार नहीं है, यानी कि किसी साझेदारी में कौन व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन साझेदार नहीं बन सकता है। पति पत्नी जो अपना पारिवारिक व्यवसाय चलाते हैं वह साझेदार नहीं हो सकते हैं। एक अवयस्क को फर्म में केवल लाभ में हिस्सा देने के लिए सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु वह साझेदार नहीं हो सकता है। वो भी कब, जब सभी पार्टनर्स इस पर एग्री होंगे तब। कोई देशद्रोही को साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति को जिसे देशद्रोही सिद्ध कर दिया गया हो
उसको जो है हम साझेदार नहीं बना सकते हैं किसी भी व्यवसाय में। और भी पॉइंट है, जैसे पागल अथवा जिसके पास सोचने की क्षमता न हो उसे कभी भी साझेदार नहीं बनाया जाता। कोई पागल व्यक्ति है, चाहे मान लीजिए कि इंसेंस है या फिर उसके पास थिंकिंग पावर नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को हम साझेदार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद है संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य जो अपना व्यवसाय चलाते हैं वो भी साझेदार नहीं हो सकते हैं। इस चैप्टर का ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि साझेदारी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, साझेदारी जो है कितने प्रकार का होता है। तो साझेदारी निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन साझेदारी हो सकता है? तो पहला है ऐच्छिक साझेदारी, पार्टनरशिप एट विल। ऐच्छिक साझेदारी साझेदारों की इच्छा पर चलती है। जब साझेदारी समझौते में साझेदारी व्यवसाय के समापन के विषय में कोई व्यवस्था न की गई हो तो ऐसी साझेदारी को ऐच्छिक साझेदारी कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है निश्चित अवधि के लिए साझेदारी। ठीक है, डैश देख के इसको डील किया गया है। जैसे देखिए कह रहा है कि जब साझेदारी व्यवसाय की अवधि साझेदारी समझौते में निश्चित हो तो अवधि समाप्त होने पर साझेदारी समाप्त होती है। मान लीजिए कि कोई साझेदारी हम निश्चित अवधि के लिए करते हैं, 2 साल 4 साल के लिए, तो जब एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें टाइम का निश्चित रूप से जिक्र होता है। जब वह समय पूरा हो जाता है, अवधि समाप्त हो जाता है, तो साझेदारी को समाप्त माना जाता है, वहाँ साझेदारी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विशिष्ट साझेदारी, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तक जब कोई साझेदारी किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तो उसको विशिष्ट साझेदारी करते हैं, बिल्कुल ये चीज़ है। उसके बाद है जनरल जो है पार्टनरशिप। तो जब साझेदारी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तो उसे सामान्य साझेदारी कहा जाता है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही होगा, साझेदारी विलेख या साझेदारी संलेख क्या है। ठीक है, साझेदारी संलेख की मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। देखिए साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड इसे कहते हैं। साझेदारी संलेख वह लिखित प्रपत्र है जिसमें सभी साझेदार के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य, व्यवसाय के उद्देश्य, साझेदारों की पूंजी आदि बातों का उल्लेख रहता है। साझेदारी संलेख जो होता है वह विधिवत, मुद्रांकित एवं स्पष्ट होना चाहिए। यह पंजीकृत या अपंजीकृत दोनों हो सकता है। साझेदारी संलेख में सामान्यतः निम्न बातें सम्मिलित की जाती है। क्या क्या है? तो फर्म का नाम और व्यवसाय की प्रवृत्ति लिखा रहता है, सभी साझेदार का नाम पता लिखा रहता है, प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई या लगाई जाने वाली पूंजी की राशि क्या उसमें उल्लेख रहता है। नेक्स्ट है सभी वह अनुपात जिसमें लाभ विभाजन किया जाएगा इसका उल्लेख रहता है। साझेदारों की पूंजी और आहरण पर ब्याज इसका उल्लेख रहता है। साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज का उल्लेख रहता है। वेतन, कमीशन आदि यदि कोई साझेदार को दे हो तो उसका उल्लेख रहता है। लेखा पुस्तक और फर्म को सुरक्षित रखना होता है। साझेदार का प्रवेश अवकाश यानी रिटायरमेंट या फिर डेथ की स्थिति में पालन किए जाने वाला नियम का उसमें जो है लिखित उल्लेख रहता है। फर्म के विघटन पर खाता का निपटारा कैसे करना इसका रहता है। और साझेदारों के आपसी विवाद का निपटारे का जो ढंग आदि है वो सारे चीज़ों का लिखित विवरण उसमें रहता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप पुनः इसे देख सकते हैं। आप अपने नोटबुक में इन सारे क्वेश्चनों को नोट कर लें जिससे याद करने में सुविधा हो, और निश्चित रूप से इसको याद कर लें। बिहार बोर्ड के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कोर्सेज का तैयारी करना चाहते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो,
तो निश्चित रूप से इस चैनल पॉइंट बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के पास तक पहुंचाएं, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।